क्या कहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में जहां भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। जहां जहां भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आते हैं वहां पर वैधानिक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। राजनीतिक दबाव के चलते वो कार्रवाई जो है रुक जाती हैं। आप अभी थोड़े समय पहले देखेंगे कि नागरिक आपूर्ति निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें जिस बात को बड़े शान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी कि इस पीडीएस सिस्टम पर हमें नाज है, उसी पीडीएस सिस्टम पर आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक कार्यालय में इतनी बड़ी नगद राशि का जब्त होना, वहां पर डायरी में ऐसे ऐसे नाम सामने आना छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़े शर्म का सामना और कुछ नहीं करना पड़ सकता कि भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे मामले खुलकर सामने आ रहे हैं जिसमें वो सारे लोग लिप्त हैं। घोटालों की बात होगी, हम बजट की बात कर रहे हैं कि नान घोटाला अलग विषय हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि भ्रष्टाचार के लिए क्या वाकई में इस बजट में प्रावधान होना था? नए न्यायालयों का गठन होना था राजसात को लेकर, भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर, और साथ ही साथ ये भी होना था कि भ्रष्टाचार को लेकर लोक सेवा केंद्रों की बढ़ोतरी के लिए कुछ प्रावधान होना था। निश्चित रूप से प्रावधान बढ़ाए जाने थे। अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि अब जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। हम अगले साल फिर बैठेंगे, तब देखेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे कि किन किन अधिकारियों की संपत्ति जब्त हुई है, क्योंकि आज तक धरातल में, आज तक भौतिक रूप से ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं हुआ है। बजट पेश होने के बाद 1 साल का वक्त दे दिया, आप अगले बजट का इंतजार करेंगे? नहीं, ये तो मैंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि अगले बजट तक भी इस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले बजट को, उसके पहले के 5-7 बजट पर अगर चर्चा करेंगे तो कहीं पर भी बजट के प्रावधानों का क्रियान्वयन धरातल पे नहीं हुआ। ये मेरा प्रश्न है कि बजट के प्रावधानों का धरातल पर उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। बस्तर विकास प्राधिकरण बनाया गया, सरगुजा विकास प्राधिकरण बनाया गया, आखिर उसका आज क्या हुआ? उस पर कहीं कोई बजट नहीं रखा गया। इस बार नक्सलवाद की इतनी बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में है, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, उसका सामना करने के लिए आखिर छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्यों अनदेखी की? ये तो बहुत बड़ी आम जनता की समस्या है। पूरे बस्तर से लेकर शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद बढ़ गया है, लेकिन नक्सलवाद को रोकने में सरकार कहीं पर भी नक्सलवाद को रोकने में सरकार कामयाब नहीं है। नक्सलवाद लगातार बढ़ा हुआ है, लेकिन इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें दक्षिण बस्तर के कुछ इलाकों पर विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, रोड भी बनाई जा रही है। ये विषय अलग है, लेकिन महेंद्र छाबड़ा जी के प्रश्न का क्या? देखिए, महेंद्र छाबड़ा जी ने जो नक्सलिज्म की बात करी है, उसके लिए अब सिनारियो बदल गया है दिल्ली पे। अब नक्सलवाद ऑटोमेटिकली, देखिएगा, उनका सिंपैथाइजर का समय खत्म हो गया इस सरकार में। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके नक्सलियों को वापस जाने के लिए बाध्य कर देंगे। नक्सलिज्म की सारी प्रक्रियाएं बैकफुट में चली जाएंगी बहुत शीघ्र ही, क्योंकि उनके सिंपैथाइजर जो दिल्ली में बैठे थे वो उनका बोरिया बिस्तर बांध दिया केंद्र सरकार ने, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ के जो हमारे बस्तर का और सरगुजा का क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से किन्हीं की कारणों से नक्सली चीजों से प्रभावित थी, वो चीजें अब ठीक हो जाएंगी और बहुत गति से वहां पे विकास होगा। गति से विकास होगा? नहीं, विकास हो रहा है, इसमें कोई बात अपना, इसमें मैं बिल्कुल भी असहमत नहीं हूँ। 10 सालों में हमने भी देखा है पूरे छत्तीसगढ़ की पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। मैं अपने रायपुर की ही बात करूं तो आज कई अपना रोडें बन गई हैं, बहुत कुछ ऐसा विकास हुआ है, तो इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई विकास तो हो रहा है। विकास तो हो रहा है महेंद्र छाबड़ा जी। विकास की परिभाषा क्या है? मूलभूत सुविधाएं, लोगों को अच्छा स्वच्छ पानी मिल जाए, अच्छी सड़क मिल जाए, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल जाए, अच्छी शिक्षा का साधन मिल जाए। क्या छत्तीसगढ़ में ये चीजें उपलब्ध हो गई हैं? क्या 12 वर्षों में एक स्वच्छ पानी छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है? आज तरस रहे लोग, पीलिया और डेंगू जैसी बीमारी से लोग मर रहे हैं। क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्कूलों में बच्चे जो है टाटपट्टी में आज भी नहीं बैठ रहे हैं? स्कूलों में शिक्षक नहीं है, 30 बच्चों पर एक शिक्षक के अनुपात यहाँ पर आया है। यहाँ पर शौचालय की छत्तीसगढ़ में व्यवस्था नहीं है। आज भी 70% लोग जो है शौचालय विहीन लोग हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत से बड़ी मद यहाँ खर्च कर रही है बजट पे सरकार। वो तो स्पष्ट तौर पर दिखेगा कितना खर्च हो रहा है और कितना राशि भ्रष्टाचार पर जा रही है। यहाँ पर बजट की अधिकांश राशि भ्रष्टाचार के रास्ते से पीछे दरवाजे से बाहर चली जाती है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। आम आदमी को फिर से वही आपसे सवाल पूछूंगा दोबारा जो पहले पूछा था, आम आदमी को क्या मिल रहा है इस बजट में? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान की बात में काफी चीजें मिलेंगी, शिक्षा को लेकर बहुत कुछ मिल रहा है,
किसानों की अपनी नाराजगी हो सकती है, लेकिन आम आदमी को क्या मिलता है जो शहर में भी रहता है और जो गांव में भी रहता है? देखिए, विकास तो खैर होता ही है, लेकिन वो विकास रेंग रहा है, चल रहा है कि दौड़ रहा है, ये उसके श्रेणियां हैं। तो आम जनता के लिए यहाँ का जो विकास है छत्तीसगढ़ का, वो रेंग रहा है, पैदल भी नहीं चल रहा है और आम लोगों तक विकास पहुँच नहीं रहा है। जैसे शिक्षा की बात हुई तो वास्तव में जो निजी क्षेत्र के स्कूल हैं वो तो बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। जब निजी विकास रेंग रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है। सर, मैं इसके बारे में इतना कहूंगा कि पिछले 60 साल और 10 साल में आप ही लोग अपना इसका अंदाजा लगाएं कि अपन रेग रहे हैं कि चल रहे हैं, क्योंकि विकास मुझे कितना टाइम मिला और आपको कितना टाइम मिला काम करने के लिए, इस पे किया जाता है। ना कि मेरे को दोनों पार्टियों से कोई मतलब नहीं, मैं आम व्यापारी हूं, व्यापारी ही रहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दिख रहा है उसको मैं नकार नहीं सकता। जो दिख रहा है उसे कैसे नकारेंगे? लोग तो यही कह रहे हैं कि हर साल बजट पेश हो जाता है, बड़ी बड़ी मदों का प्रावधान हो जाता है, लेकिन चीजें धरातल में नहीं आती। हालात ऐसे हैं कि साहू जी बोल रहे हैं कि दौड़ नहीं रहा है, विकास रेंग रहा है। देखिए, अब वो उनका नजरिया हो सकता है। छत्तीसगढ़ ने 10 सालों में क्या क्या नई चीज पाया, आप उसका आकलन करिए। छत्तीसगढ़ में पिछले हम जब 2003 के बाद से, जब से हमारी सरकार आई है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें नहीं आई हैं, आप उसकी कल्पना करिए साहब। छत्तीसगढ़ क्या था 2003 में और आज क्या है, तो आप सोच जाएंगे कि छत्तीसगढ़ क्या हो गया है। रेंग नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। अब छत्तीसगढ़ में सिर्फ हर आदमी अपने आकलन करे, वो नहीं, छत्तीसगढ़ का आकलन करिए। मुझे क्या मिल रहा है उसका आकलन नहीं होना चाहिए, वो तो सेल्फ सेंटर्ड बजट हो जाएगा। आदमी अपने लिए इतना ये ना करे कि वो प्रदेश की बात करे, पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात। प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता महेंद्र छाबड़ा जी से प्रदेश की बात करते हैं। क्या मिल रहा है प्रदेश को? पूरे प्रदेश की बात करें, ये तो प्रदेश की जनता देख रही है कि उसको क्या मिल रहा है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तो प्रदेश की जनता तरस रही है। 3 वर्षों का तुलना जो है 60 वर्षों और 15 वर्षों में नहीं की जानी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ये तुलना छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद की जानी चाहिए। पहले 3 वर्षों में कांग्रेस का शासनकाल रहा है, फिर 12 वर्षों तक अब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। निश्चित रूप से यहाँ विकास की संभावनाएं अपार थी, यहाँ पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। उस सब चीज़ों का लाभ छत्तीसगढ़ को मिला है, छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। निश्चित रूप से यदि इतनी राशि का आवंटन हो रहा है तो ये अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता का है। छत्तीसगढ़ की जनता पर भारतीय जनता पार्टी या राज्य सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। ये जनता का अधिकार है और वो अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना भी चाहिए। यदि नहीं मिलता तो फिर ये आवाज उठती है और आवाज आखिर प्रदेश की जनता उठा रही है। जहां जहां उनको दिक्कत महसूस होती है, जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं पूरे किए हैं, उसकी आवाज तो बुलंद होगी ही और उसका सामना भी राज्य सरकार को करना ही पड़ेगा। इस बजट में एक बात है कि अब बिजली सस्ती करने की भी कोशिश सरकार कुछ ना कुछ तरीके से कर रही है। ये आप किससे खुश हैं? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि इसमें क्या कोशिश हो रही है। ये देखिए, पहले भी बिजली थी, मध्य प्रदेश के समय भी बिजली थी, उस समय के रेट को कंपैरिजन करिए। आज आप अपन सब चीज उद्योग भी है, ये है। पहले हमको बिजली इसलिए कम मिलती थी कि हम मध्य प्रदेश पे डिपेंड थे, हमारा कार्यालय जबलपुर था। लेकिन उसके बाद जिस दिन से इन्होंने कंपनियां बनानी शुरू की, आपके यहाँ एक छोटा सा, मैं व्यापारी हूं, मैं एक बात करता हूं, मैंने एक स्टाफ रखा, मेरा खर्चा 2000 रुपये बढ़ा। मैं अपनी सुविधा के लिए अपना स्टाफ बढ़ाता गया तो मेरे खर्चे बढ़ते गए। पहले एक कंपनी, फिर 2 कंपनी, आप उनके, और वो कंपनी कौन होती है और कंपनी कहां से करती है, मेरे को ये हिसाब किताब आज तक समझ में नहीं आया कि रेट बढ़ाने का औचित्य क्या है और ये कंपनी का घाटा कहां से हो रहा है। उद्योग में एक चीज जब मेरी खुद की बिजली बन रही तो घाटा कहां से होगा? एक चीज और है उद्योग जगत में, पर्यटन उद्योग, और कोई इस बात को नहीं नकार सकता कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। सिरपुर को विश्व स्तरीय तौर पे पेश करने के लिए वहां पे बजट का प्रावधान है। सर, पहले मेरे ख्याल से अपना बस्तर को भी अपना कुछ किया गया था जगदलपुर के लिए। संभावनाएं हर तरफ है। हमने सिरपुर बोला, इसके बाद अपना, इसके पहले अंबिकापुर के पास एक अपना जगह है बहुत अच्छी, मुझे नाम याद नहीं है, उसके मैन पार्ट के लिए भी किया गया था। अपने हम जब तक अपना सुविधाएं नहीं देंगे, आज हमारे मोटल, मैं बारनवा पर आ जाता हूं और मोटल उससे 15 किलोमीटर दूर बना पड़ा है। आप जितने मोटल बने हैं पर्यटन विभाग के, आप देखिए, मैं जा रहा हूं अपने स्टेशन रोड में और मेरे को ठहरने की व्यवस्था दे दो आप नए रायपुर में।
तो ये कोई बात नहीं, उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से करें तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और किसानों की नाराजगी अपनी जगह रहती है, लेकिन इस बजट में कुछ तो प्रावधान किया गया है। ललित चंद्र नाहू जी, पर्यटन की संभावनाएं हैं, गांव देहात को भी आपने काफी अच्छी से घूमा है, बस्तर को समझते हैं, मैनपाट भी गए होंगे, सिरपुर भी आप गए होंगे। पर्यटन की दृष्टि से कितना बढ़ रहा है और नया रायपुर में भी आम आदमी को मकान मिलने वाले हैं? देखिए, नया रायपुर का जहाँ तक सवाल है उस पर मैंने लिखा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदली थी दिल्ली से दौलताबाद, उसी प्रकार का ये निर्णय है रायपुर से नया रायपुर। उसको तो अब विकसित होते 50 वर्ष से भी अधिक लग सकते हैं, उसमें अभी लोगों को राहत की सूचना नहीं चाहिए। अब रहा पर्यटन का, तो इन 11 वर्षों में या 12 वर्षों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी से एक भी प्रयास नहीं हुए। जो भी पैसे खर्च किए गए वो विलासिता में खर्च किए गए, जो भी निर्माण किए गए, जैसे जग्गी जी बता रहे हैं और हमने भी उसको देखा है कि वो व्यर्थ और फिजूल किए गए, जिसका एक रत्ती लाभ आज पर्यटन को नहीं मिल रहा है। और उन मोटल्स को संचालित करने के लिए पर्यटन मंडल को और अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ये स्थिति है। इस प्रकार पर्यटन के मामले में ये सरकार बिल्कुल ही गलत राह पर चल पड़ी है और उसका कोई लाभ अभी तक प्रदेश को नहीं मिला है। महेंद्र छाबड़ा जी, एक तो अच्छाई दिखी होगी आपको इस बजट में, कुछ तो अच्छा लगा होगा? निश्चित रूप से इस बजट में मैंने देखा है कि राज्य की जो सरकार है वो पूरी तरह से दबाव में है। ये बहुत अच्छा देखा कि दबाव में रहकर सोचती है कि अच्छे निर्णय कर ले, लेकिन वो जनता के हित में वो निर्णय नहीं होंगे। पूरी तरह से जनता का अपमान साबित होगा वो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, चाहे वो किसानों की बात देख लें, चाहे वो युवाओं की बात देख लें। युवाओं को इन्होंने अपने पहले टर्म में कहा था कि हम 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, रोजगार के साधन तक उपलब्ध नहीं करा पाए। रोज पंजीयन कार्यालय में आप देखेंगे आज भी 90 लाख युवाओं के पंजीयन आज भी पड़े हुए हैं। ये रोजगार देने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। ये सरकार को यदि हम राजनीतिक चश्मे से भी देखेंगे तो भी हमको ऐसा महसूस होगा कि ये पूरी तरह से दबाव में है और असफल है। कहीं पर भी उन्होंने धरातल में कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि इसकी 40 से 50% राशि भ्रष्टाचार में चली जाती है। इसलिए ये परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बनकर उभरा है। और आप लगातार देखेंगे कि लगातार ऐसे बड़े बड़े मामले छत्तीसगढ़ में खुलकर सामने आ रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं। चाहे आप किसी भी बात देखें, मनरेगा के पैसे से राजनांदगांव में ऑफिसर क्वार्टर बना दिए गए। कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो मजदूरों के पैसे हैं उससे सरकार ऑफिसर क्वार्टर बना रही है। और उसके बाद उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था और इंक्वायरी भी हुई थी, जांच हुई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उस जांच को भी दबा दिया गया। जी, कैसा होना चाहिए था बजट? होना कैसा चाहिए? नहीं, बजट में जो सर्वाधिक वर्ग है, हम जैसे गुप्ता जी बोल रहे थे कि व्यक्तिगत हित की बात ना की जाए, हमने अपने ललित चंद्र नाहू के लिए कोई हित की बात नहीं किया है। हमने किसान वर्ग के लिए बात किया है। किसान वर्ग के लिए इसमें कुछ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला ध्यान इस प्रदेश में किसानों के लिए दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं दिया गया है किसी भी क्षेत्र में। इसलिए इसको जनहितैषी बजट कदापि नहीं कहा जा सकता। और रहा सवाल आपका जो विकास की जो बात हो रही है, तो विकास के लिए जो सभी अपने मित्रों ने जो कहा है, भ्रष्टाचार इसका सबसे बड़ी बाधा है, जिसको रोकने के लिए कोई उपाय सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, और ये बात कह रहे हैं किसान नेता ललित चंद्र नाहू जी। और ये भी कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो प्रावधान होने थे वो तो नहीं हुए, और युवाओं को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो मूलभूत शिक्षा की बात होती, जो पीजी कॉलेज में नहीं होती, जो वाईफाई जोन से नहीं होती। देखिए, मूलभूत शिक्षा में भी हमने स्कूल शिक्षा में पिछले बजट से 18% की बढ़ोतरी करी है। मैंने आपको पहले भी कहा, अब मैं किसी भी सरकार की बजट हो, आप उसके एलोकेशन की बात आवक से करिए। खाली आप पैसा मांग लोगे हर जगह नहीं मिल सकता। मैं अपने दोनों साथियों से, साहू जी से और छाबड़ा जी से अनुरोध करता हूँ, ये बताएं कि कहाँ का पैसा काट के कहाँ लगाना था। अब काटने की तो जगह बताओ। आप सिर्फ ये बोल दो कि यहाँ पैसा ज्यादा लगाना था, तो भाई पैसा आएगा कहाँ से? जो आपका 100 रुपया है उसी में से तो आप खर्चा करने वाले हो। आप डेफिसिट भी नहीं बढ़ाना है तो आप कहाँ चलोगे? आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उस पे ही आपको सारी चीजों को करना है। कांग्रेस ने हमको बैंकरप्ट सरकार दी दिल्ली से। जो दिल्ली से हमको पैसे मिलते थे वो उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि वहां की सरकार के पास पैसे नहीं है। बैंकरप्ट सरकार छोड़ के गई कांग्रेस ने वहां पे।
सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मन भावन मन लुभावन बजट प्रस्तुत करते रहे। ये 2 बजट इन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया जो देश को बैंकरप्ट कर दिया केंद्र की सरकार ने, तो उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पुरानी सरकार की बात को तो बाद में करेंगे, लेकिन सर जो कह रहे हैं, नरेश चंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि राजस्व जितना पैसा होगा वही तो खर्च करेंगे, वहीं से तो लाएंगे। व्यापारी वर्ग का क्या सुझाव है कि प्रदेश में राजस्व में वृद्धि हो जाए? सर, व्यापारी वर्ग हर बार वृद्धि की ही बात करता है। हमने बहुत से सुझाव दिए, चेंबर ऑफ कॉमर्स हर बार सुझाव देता है और मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि उसको माना भी जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि उसको मानने के बाद और उसको क्रियान्वयन में कितना फर्क आता है। आप ये देखिए कि सर बोलते हैं कि आप ये बजट जो होता है, बजट आज मेरे पास 1 रुपया है तो मैं 1 रुपए के अंदर की बजट करता हूं। मैं बजट बना रहा हूं, अगर दुकान या मकान बनाना शुरू कर रहा हूं तो मैं बजट पे ही बात करूंगा कि मेरा इतने का बजट है, ओवरफ्लो जा रहा है तो मैं कहां से लाऊंगा। लेकिन पिछले को भुला के मैं अगले पे जाऊंगा, ये बजट कहीं नहीं होता। मैं नरेश गुप्ता जी के साथ सम्मान बोलना चाहता हूं कि गुप्ता जी, आप एक अपना विधिक सलाहकार भी हैं, आप ये बताइए बजट होता क्या है? बजट होता है, बजट होता क्या है? वही आप जग्गी जी, आप मेरी बातों से आप धीरे धीरे सहमत हो रहे हो। देखिए, मैंने बताया ना कि आज मैंने एक प्रोजेक्ट आज चालू किया, उसकी आवश्यकता मुझे कल है कि नहीं। एक चीज मैंने कभी कोई चालू कर ली तो परमानेंट मुझे उसकी आवश्यकता होगी, यह जरूरी नहीं है। और मेरे पास जो जग्गी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मेरे रिसोर्सेज हैं उसी के हिसाब से काम करूंगा और कोई एक चीज के लिए बजट नहीं होगा। आप उसके सरकार की पूरी प्राथमिकताओं और प्रदेश की पूरे सब चीजों से आकलन करिए। आप, मैं नहीं बोलता कि किसानों के लिए बजट में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसका आकलन करना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा जा रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी कहाँ होनी चाहिए और केंद्र सरकार कहाँ से फंडिंग कर रही है। तो जहाँ पे केंद्र की फंडिंग कम है तो वहां से स्टेट कहाँ प्लग करेगी। तो ये सारी चीजों का आकलन होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि एक जगह से मैंने पैसे दे दिया। और मैंने जो बजट के बढ़ने की बात की, फंडिंग की बात की, तो मैं कतई नहीं कहना चाहता कि व्यापारी मुझे सहयोग नहीं दे रहा है या सरकार को नहीं दे रही। वक्त की कमी है। महेंद्र छाबड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, गुप्ता जी ने एक बात तो स्वीकार कर ली। हम तो राज्य सरकार की बदहाली की बात कर रहे थे, इन्होंने कह दिया कि अब केंद्र सरकार भी बदहाल है, निश्चित रूप से। तो यही बदहाली के कारण छत्तीसगढ़ की जनता जो है परेशान और हलाकान है। सरकार सौंपी है, केंद्र की सरकार जो है बैंक करप्ट स्थिति में मोदी जी को सरकार सौंप के गई है, इसीलिए जनता ने इनको नकारा था, क्योंकि बैंक करप्ट सरकार दी है, एकदम दिवालिया सरकार दी है मनमोहन सिंह की सरकार ने। और मनमोहन सिंह जी खुद कोल घोटाले में फंस गए हैं। ये कल्पना करिए, जिनको सीबीआई इंट्रोगेट कर रही है, कोर्ट जिनको बुला रही है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के लिए कोर्ट बुला रही है, सम्मान कर रही है। आप कल्पना करिए क्या स्थिति है। ये ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इनकी सरकार रही है जिन्होंने पूरे देश को भ्रष्टाचार के टांडा में सौंप दिया। 2G का घोटाला, कितना बड़ा नीलामी में पैसा आ रहा है, 2G को घोषित हो गई। कोलकाता में कितना अरबों रुपए का घोटाला किया, वो नीलामी से सिद्ध होने लग गया। और उसके बाद भी देखिए, इतना सब पैसा, ज्यादा पैसा आने के बाद भी कोल के रेट और 2G में जो टेलीकम्युनिकेशन का रेट वो घटने वाला है। ये कल्पना करिए कि कितने अरबों खरबों रुपए का घोटाला करके गए। छत्तीसगढ़ का जो बजट था वो पुरानी जो यूपीए की सरकार थी, उसमें जो गड़बड़ियां आपको नजर आ रही हैं वो उनकी देन है। देखिए, एक मिनट, एक आलपिन से कितना ज्यादा तिल मिला गए और बहुत तिल मिला गए। ये बहुत है, एकदम स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कि बजट पे बात कर, हम दूसरी बात कर रहे थे तो बोलते थे बजट पे बात करो। जब हम अब ये दूसरी बात कर रहे हैं तो आखिर क्यों कह रहे हैं? बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस और बीजेपी पे ना जाएं, कांग्रेस और बीजेपी पे ना जाएं, केंद्र सरकार और विधानसभा पे ना जाएं। हम बात करेंगे आम आदमी के बजट की। जग्गी जी कुछ कह रहे हैं। मेरा मूल मुद्दा था कि बजट आदमी उतना बनाता है कि मेरे पास 100 रुपया आ रहा है तो मैं, आप इतना ओवरफ्लो बजट कैसे बना रहे हैं? आप खुद बता रहे हैं कि मेरे पास इतना आएगा, मैं इतना खर्चा करूंगा, तो फिर वो बातें कहां रह जाती है? मेरा मेन मकसद का गुप्ता जी से पूछने का मतलब ये था कि आप बोलते हैं बजट पे नहीं जाएं, उसके पहलू पे जाएं, वो जाएं। अरे बजट मतलब एक अगर गरीब आदमी भी चलता है तो 50 रुपए तो 48 रुपए या 51 रुपए की बात नहीं करके चलता, वो 50 के अंदर की बात करके चलता है। आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय को ये नहीं मालूम कि मैं बजट कितने का बना रहा हूं और आगे चल के उसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये मुद्दा नहीं है नरेश जी। आप नहीं, आपने ये नहीं समझते हो। नहीं, इकोनॉमिक को मैं नहीं समझता। इकोनॉमिक्स क्या है और जनता अर्थशास्त्र को आप समझे, जनता समझती है इस बात को। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात होती है।
बजट जो है प्रदेश के अर्थशास्त्र पे निर्भर करता है कि यहाँ पर किस प्रकार का बजट होगा। ललित चंद्र नाहू जी, आपने दोनों ही को सुना। अभी फिलहाल नरेशन गुप्ता जी काफी अग्रेशन में थे, जग्गी जी थे, आप क्या कहेंगे? देखिए, यूपीए और एनडीए सरकार जो केंद्र में है, वो इसके पहले जो यूपीए सरकार के मंत्री यहाँ आते रहे हैं और रमन सरकार की प्रशंसा भी करते रहे हैं और खुले हाथ से पैसा भी देते रहे हैं, ये बात सामने आई थी। एनडीए सरकार आने के बाद में खुले हाथ से पैसा नहीं मिल रहा है, ये भी बात सामने आई है। अब रहा सवाल बजट पर, जो कह रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि विलासिता पर खर्च नहीं होना चाहिए, आम लोगों की आवश्यकता पर खर्च होना चाहिए। जिसमें उदाहरण है नया रायपुर को कर्ज लेके बनाना, और मंत्रियों का जो रहन सहन है, अधिकारियों का जो रहन सहन है, भवनों का, कार्यालयों का जो सौंदर्यीकरण है, जिसमें मुख्यमंत्री का जो निवास है किला बन चुका है, वो एक राजा का किला जैसा बन चुका है, उसमें इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो इस प्रकार के विलासिता का और फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए, आम जनता के हित में खर्च होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। काफी लंबी चर्चा हो गई यहाँ पे, लेकिन वक्त कम है, केवल 5 मिनट के आसपास हमारे पास वक्त है। लेकिन विपक्ष की प्रतिक्रिया हमेशा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रदेश में सत्ता को सही राह दिखाने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रमुख विपक्षी दल को होती है। सबकी बात को सुना आपने, बहुत इत्मीनान से सबका जवाब भी दिया। काफी कुछ ऐसे पल भी आए जब आपको ऐसा लगा कि अब यहाँ कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो बोलना है। अभी बजट को लेकर आखिरी में आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि 12 वर्षों से राज्य में जो सरकार है और जो राज्य में जो सरकार ने जो बजट बनाए हैं, जो प्रावधान रखे हैं, जो खर्च करने की बात कर रहे हैं, जो वो जनता से वादे किए हैं, जो बातें राज्य सरकार कह रही है, हम तो केवल उसको पूरा करने की बात करना। हम प्रतिपक्ष में बैठे हैं, हमारी जवाबदारी बनती है कि यदि आपने कोई बात जनता से की है, यदि जनता से आपने वो बात की है, तो आप उससे मुकर नहीं सकते। यदि मुकरेंगे तो हम अपनी प्रतिपक्ष की भूमिका को अदा करेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। ये हमारा दायित्व बनता है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े रहें, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में 70% किसान लोग निवास करते हैं, यहाँ पर ग्रामीण परिवेश ज्यादा है, और ये ग्रामीण परिवेश के साथ यदि धोखाधड़ी की जा रही है, यदि उस जनता को साथ छला जा रहा है, केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देने से आपका दायित्व पूरा नहीं हो जाता। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी से इस चर्चा के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने इसके जो बोनस देने की बात और समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, योजना आयोग और जिसको आजकल नीति आयोग कहते हैं, उस 2 बैठकों में गए, वो इस किसानों के लिए उन्होंने उस नीति आयोग पर क्या चर्चा की और किसानों के हितों में उन्होंने वहां पर क्या प्रावधान रखा, और प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या कहा, ये जनता के बीच में सार्वजनिक होना चाहिए। नहीं तो 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ प्रवास पर है, ये सवाल नए सिरे से फिर खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो परिदृश्य बन रहा है, जो बजट पेश हुआ, अब तो तैयार हो गया, अब ये बजट प्रदेश के लिए है। अभी और क्या उम्मीदें हैं, अब क्या संघर्ष बचा है इस बजट को लेके? कितना प्रतिशत तक आपको ऐसा लगा कि हम संतुष्ट हैं, कितने प्रतिशत तक नहीं है, और क्या होना है? देखिए, वर्तमान बजट और 2003 से जो आया बजट और सरकार है, तो मेरे समझ से सरकार का चेहरा किसानों का नहीं है, ये उद्योगपतियों, बड़े व्यापारियों का है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। ये किसान वर्ग से नहीं होते हैं। अनाज और राइस मिल के व्यापारी वर्ग से हैं। बृजमोहन अग्रवाल कृषि मंत्री हैं, दुर्भाग्यजनक बात है। प्रेम प्रकाश पांडे, जिसका खेती राज्यों से कोई संबंध नहीं है, राजस्व मंत्री हैं। और मूणत जो है उद्योग से संबंधित रखते हैं, उनका व्यापार से संबंध है, वो मंत्री हैं। बाकी जो किसान वर्ग है उसके मंत्रियों की संख्या तो 5 से भी कम है। इसलिए इसका नहीं जाते, प्रतिनिधित्व के हिसाब से नहीं जाते, पार्टियों का अपना अपना आकलन होता है, किसको टिकट दें, किसको ना दें। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार का जो संरचना होती है वो कैसी होनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन ये मुद्दा फिलहाल यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन बजट को लेकर तमाम सवालात उठते हैं। आप हमेशा, आपने कुछ ज्ञापन भी सौंपे थे बजट के पहले, अपने सुझाव रखा था, उस सुझाव पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और अगली बार का बजट में क्या होना चाहिए, इस बजट से आप कितने प्रतिशत खुश हैं? देखिए, मैं फिर कहता हूं कि व्यापारी अपनी जो भी बात रखता है वो सिर्फ आम जनता के लिए रखता है, हमारा इसमें कोई फायदा नहीं होता। अगर टैक्स नहीं आ रहा है या टैक्स में वसूल रहा हूं तो ये गवर्नमेंट के लिए वसूल रहा हूं। अगर मैं टैक्स में कमी करने की बात कह रहा हूं तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जनता को राहत मिले। अगर टैक्स में कमी करने की बात होती है तो जनता के लिए होती है, ना कि किसी भी व्यापारी के लिए होता है। और हमारा दायित्व बनता है कि जनता के हित में सरकार को एक मेमोरेंडम दे कि सर अगर ये करेंगे तो आपका भी राजस्व बढ़ेगा और हमारा भी बढ़ेगा। अपनी बात कही, विपक्ष होने के नाते
ललित चंद्र नाहू जी ने कही, राजन जग्गी जी ने कही। अब सबसे आखिरी में आपने सबकी बात सुन ली है, बजट पेश भी हो चुका है, किसी को कुछ लगा, कुछ नहीं है। पिछले बजट तमाम परिस्थितियों में केंद्र सरकार कहा था कि हम ने जो हम बच्चों को गणवेश वितरण करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम सरस्वती साइकिल योजना चलाएंगे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलेगी। इन सब चीजों का प्रावधान है और कुछ जगहों में हमने अपनी जनता को कुछ वेट टैक्स कम करके कुछ जगह बढ़ाकर आवश्यकता अनुकूल हमने प्रयास किया है कि जनता को राहत प्रदान की जाए। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख के हर जगह अब ये न कल्पना करें कि जनता को सिर्फ रिलीफ ही मिल जाएगी, उसको ध्यान में रखकर ये वर्तमान परिस्थितियों में बेस्ट बजट है और इसका विकास होगा प्रदेश में। आप देखिएगा सबसे अच्छा बजट होगा ये प्रदेश का, पिछले 12 सालों में जो बजट दिया उसमें सबसे बेहतर होगा। ग्रेजुअली हम अपने बजट को रिफाइन करते जा रहे हैं और ये उसमें सबसे बेहतर बजट सिद्ध होगा। ये सबसे बेहतर बजट सिद्ध होगा, सब कह रहे हैं। हमारे साथ आज पूरी चर्चा में जुड़े किसान नेता ललित चंद्र नाहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता महेंद्र छाबड़ा जी, राजन जग्गी जी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आए थे, वाइस प्रेसिडेंट हैं उसके, और इन सारे लोगों का बड़ी इत्मीनान से जवाब दिया भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता जी ने। बजट कैसा रहा, इस पे कितनी उम्मीदें हैं, ये बजट हमें कितना लुभावना लगा और हमें इसका क्या लाभ होगा, ये सवाल जनता के सामने है। जनता अपनी बात खुद रखेगी और इस पूरे बजट का हमेशा विश्लेषण करती रहेगी और अपने सुझाव भी भेजेगी, जैसे कि इस बजट में मुख्यमंत्री ने मांगे थे। इस पूरी चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस चलते हैं भोपाल स्टूडियो।